हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज के इस सेशन में मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 पढ़ाने वाला हूं। पिछले क्लास में हम लोग 13.2 देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग 13.3 को करने जा रहे हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट लिखिए। आपका बिल्कुल आपके सारे कमेंट का जवाब यहाँ दिया जाता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग करने वाले क्या हैं, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लें। चूँकि आज का क्लास एकदम बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्लास छोड़ के कहीं जाइए नहीं। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट करेंगे। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप ये सीखेंगे कि हम एक शेप को दूसरे शेप में जब कन्वर्ट करेंगे हम, तो उसका आयतन चेंज नहीं होगा। उसका आयतन चेंज नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा। तो आज के इस एक्सरसाइज में यही चीज़ हमें जानना है कि हम कैसे एक शेप से दूसरे शेप में किसी को कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं, मोमबत्ती बनाने वाला क्या करता है, मोम को पिघला करके एक सांचे में डाल देता है, तो वहाँ जितना मोम है उतना ही मोम का वह मोमबत्ती तैयार होगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है, आयतन चेंज नहीं होता। बर्फ़ जब बनाते हैं तो पानी का एक जो लिमिटेड हम आयतन लेते हैं, उसी पानी को हम क्या करते हैं, ठंडा करके या फैक्ट्री में ठंडा करके बर्फ़ बनाया जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, लोहे का या और मेटल को पिघला करके एक शेप से दूसरा शेप दिया जाता है। उसी तरह से प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, प्लास्टिक को पिघला करके एक शेप से दूसरा शेप दिया जाता है। हर जगह शेप चेंज होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आयतन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो इस एक्सरसाइज में कुल 9 प्रश्न हैं और हम लोग आज इस 9 प्रश्न को करेंगे, जो भी समय लगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक शेप से दूसरा शेप चेंज होने वाला है और इसमें आयतन चेंज नहीं होगा। और इसमें हमें करा एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करने वाले हम लोग। तो आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सारे एक्सरसाइज की तरह इसमें भी इंस्ट्रक्शन है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए आप पाई का मान क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे। तो आज का ये पहला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.3, पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को, गोला का त्रिज्या, गोला की त्रिज्या r जो है वह कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्या, अब उसको r1 मान लीजिए, इसको r2 कर दीजिए। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, आपको क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। देखिए, एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसका एक बेलन बना देना है, इसको पिघला करके क्या बनाना है, बेलन। इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो रही है, 6 सेंटीमीटर। आपको इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अभी आपको बताए ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट होगा, जब भी कोई आकृति दूसरी आकृति में बदली जाएगी, तो उसका आयतन स्थिर रहेगा। यानी गोले का जो आयतन होगा वही आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का होगा। तो लिखेंगे, चूंकि बेलन का आयतन बराबर होगा किसका, गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, πr²h। गोले का आयतन πr²h। तो गोले का हम त्रिज्या क्या लिए, पहले ये बेलन का आयतन πr लिए हैं, r2 लिए हैं, तो यहाँ r2 कर दीजिए, πr²h। और गोला का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई r क्यू। तो r को जगह पर हम क्या लिए हैं
R1 लिया है। दोनों तरफ से पाई को हटा दीजिए। R2 हमारा कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 H, और ये 4 गुना 3 4.2 है, तो 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब यही जो हल होकर के आएगा H का मान दे देगा, तो H बराबर हो जाएगा 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, और ये 6 गुने 6 नीचे आ जाएगा। चूँकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कटने वाला जो है उसको कटा दीजिए। 6 से 6 सत्ते 42.7, 6 सत्ते 42.7, और ये 3 से कटेगा 1.4, 14 3 42। अब ये जो सब आएगा सेंटीमीटर में, 4 गुने 1.4 गुने ये 7 सत्ते 49, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 14 से इसको पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद 4 से गुना कीजिए, तो 14 9 126 का 6 हासिल 12, 14 चौका 56, और 10 66, और 2 68, ये हो गया इतना। अब 1 2 3 0 इतना, गुने 4 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 4 छक 24, और 4 बटे 32, और 2 34, और 4 छक 24, और 3 27, इतना सेंटीमीटर आंसर। यानी 2.744 सेंटीमीटर। अगर 3 अंक में लिखेंगे तो इतना, 2 अंक में लिखेंगे तो 2.74। तो ये क्या निकला, ध्यान ये देना है कि ये हम लोगों ने क्या निकाला, H का मान निकाला, यानी इस बेलन की ऊंचाई निकल गई। तो इस तरह से जब हम एक शेप से दूसरा शेप में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का आयतन जो है वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। और ऐसे हम आयतन को सेम करके ही जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और इससे पहले भी हमारा 3 क्लास इस चैप्टर में हो चुका है, जिसमें प्रश्नावली 13.1 2 और दिए गए हैं, और सारे फार्मूला भी बताया गया है। तो यदि वो आप अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 6 cm 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 गोला है, तीनों की त्रिज्याएं R1 6 cm, R2 8 cm और R3 जो है वह है कितना 10 cm। अब लिखेंगे चूंकि 3 गोला को पिघलाकर, तीनों गोला को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन ये बराबर किसके होगा, बराबर तीनों गोले का आयतन का जोड़ हो जाएगा। तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन। तो अब ये क्या हो जाएगा, बड़े गोले की त्रिज्या r मान लीजिए, तो 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³। ये कहाँ से आ गया, देखिए बड़े गोले की त्रिज्या ये मान लिए r, कैपिटल R। तो बड़े गोला हो चाहे कोई भी गोला हो, आयतन उसका क्या होता है 4/3 पाई r³। तो इसका r कैपिटल R है तो कैपिटल R³। बाकी वही चीज़, एक का R1 है, का R2 है, का R3 है। तो इधर से अगर 4 पाई हम कॉमन ले लें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r³ बराबर क्या हो जाएगा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³
दोनों तरफ से 4πr3, ये 4/3 पाई कैंसिल कर दिए। अब R1 है हमारा 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 6 छक 36, 6 216, 8 अठाई 64, वठे 512 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, यानी R क्यूब हो गया 10 5 15 2 1728। तो 1728 12 का क्यूब होता है, कुछ याद भी रखिए, इसलिए आपका R जो हो जाएगा वह क्यूब रूट ऑफ 1728 यानी 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम 3 गोला है, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तीनों को पिघला दिए। तीनों को पिघला दिए इसका मतलब क्या हो गया, तीनों का आयतन एक बन गया, और ये आयतन जो है बड़े गोले का आयतन हो गया, एक बड़ा गोला इससे तैयार हो रहा है, तीनों मिला करके एक गोला बना रहे हैं, तो उस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग देखें कि उस बड़े गोले की त्रिज्या इन तीनों को मिलाने से जो बना, सीधे नहीं जोड़ देना है आंख बंद करके, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वह 12 सेंटीमीटर होगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। यानी अब हमें क्या खोदना है, कुआं। आइए इसको साफ कर लीजिए पहले। देखिए, आपको उतारने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो घबराना नहीं है। पूरा सेशन समाप्त होने के बाद वीडियो ऑटोमेटिकली जो है ये YouTube पर अपलोड हो जाता है। आप उसको दोबारा देख करके और जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रही हो वहाँ वीडियो को पॉज करके रोक करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मीटर व्यास वाला D जो है वह 7 मीटर है, इसलिए त्रिज्या जो हो जाएगा 7/2 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर गहरा यानी H जो है वह हो गया 20 मीटर। कुआं खोदा जाता है, जाहिर सी बात है ये कुआं है तो बेलन होगा, बेलनाकार कुआं है, कुआं हमेशा कैसा होगा, बेलनाकार ही होगा। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो कुआं तो आपका हो गया बेलन के आकार का ऐसे, इसकी त्रिज्या हो गई 7/2 मीटर और इसकी ऊंचाई हो गई 20 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाना है। चबूतरा कैसा होगा, चबूतरा निश्चित रूप से घनाभ के आकार का हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है तो ये ऊंचाई इसकी बढ़ेगी। तो चबूतरा की लंबाई कितनी दी गई है, 22 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, 14 मीटर। तो स्वाभाविक है इस चबूतरे की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चबूतरे में लगे मिट्टी का जो आयतन होगा वहीं कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन होगा। तो लिखेंगे चूंकि चबूतरे का आयतन, अब मिट्टी छोड़ दे रहे हैं, चबूतरे का आयतन बराबर कुआं का आयतन, मतलब कुआं का आयतन। तो चबूतरा हमारा कैसा है, LBH है 22 गुने 14 गुने H, और कुआं हमारा कैसा है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर। R हमारा है 7/2 गुने 20। अब देखिए पाई का भी मान यहाँ रख दीजिए, 22/7 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा, ये 2 से 10 हो जाएगा। इधर की कहानी ख़त्म। इधर आ जाइए, H बराबर ऊपर में क्या बचा, 11 गुने 7 गुने 10, नीचे में ये आ जाएगा 22 गुने 14। तो 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 2 पच्चे 10, यानी 5/2। ये हो गया आपका 5/2 यानी 2.5 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये हमारा क्या था, बेलनाकार कुआं था। इस बेलनाकार कुएं को खोद करके इससे हमने मिट्टी निकाला।
इस मिट्टी को निकाल करके ज़मीन पर बिछा करके एक चबूतरा बना दिया। तो दिमाग में ये रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें शेप क्या है और उस शेप के से संबंधित आयतन के लिए फार्मूला क्या है। तो ये बेलन है, बेलन के लिए हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 है, ये है आर इसकी त्रिज्या, ये ब्यास से निकल गया 7/2 मीटर, ऊंचाई इसकी दी गई है 20 मीटर। अब इसका आयतन हम निकाल लिए, इसके आयतन को हम इस घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे, क्योंकि उस कुआं से जो मिट्टी निकाला गया है वही मिट्टी हमारा चबूतरा का शेप ले रहा है। तो चबूतरे का आयतन होता है यानी घनाभ का आयतन एल बी एच। तो एल मालूम है, बी मालूम है, एच नहीं मालूम है, एच रहने दिए। ये बेलन का पाई हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये एच हो गया। सबको सोल्व किए, हमारा एच का मान आ गया 2.5 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। तो कुआं की डी जो है वह कितना है, 3 मीटर है। 3 मीटर तो आर हो जाएगा 3/2 मीटर। गहराई या ऊंचाई जो भी रहे एच लेंगे 14 मीटर। चूँकि कुआं है, बेलनाकार है, इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग के रूप में। तो कुआं तो ऐसा होगा लेकिन उसके चारों तरफ का जो रिंग होगा वह ऐसा होगा। अगर मान लीजिए बीच में कुआं ऐसे है तो आपको मिट्टी यहाँ डालनी है। दोनों क्वेश्चन में अंतर हो गया, ये ध्यान रखना है। आपको कुएं के चारों तरफ ऐसा एक वलय रिंग बनाना है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 मीटर। एक वृत्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी क्या होगा, चूँकि कुआं से मिट्टी निकाला गया है और यहाँ लिख लीजिए वलय की चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। तो यहाँ भी जो मिट्टी निकाला गया है उसको चबूतरा ही बनाना है, लेकिन यहाँ रिंग के आकार का, वलय के आकार का बनाना है। यहाँ घनाभाकार नहीं बनाना, ये ध्यान रखना है। तो वलय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुआं का आयतन। ये ध्यान रखना है, कुआं का आयतन। अब वलय का आयतन कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल, आप जानते हैं किसी भी आकृति का हम आयतन कैसे निकालते हैं, तो उसके बेस का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जैसे बेलन का निकालते हैं तो उसका बेस का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई हो गया आयतन। घनाभ का निकालते हैं, उसका बेस का क्षेत्रफल हो जाता है एल गुना बी और गुना एच कर देते हैं, ऊंचाई निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ जो रिंग है इसका हम क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुना कर दें तो इसका जो है आयतन निकल जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब ये आर क्या है, तो ये आर हो गया एक्सटर्नल रेडियस यानी बाह्य त्रिज्या, और ये हो गया आर स्मॉल आर जो हो गया वह इंटरनल रेडियस। तो अब जो है वलय की चौड़ाई 4 मीटर है, इसलिए वलय के बाहरी किनारे का रेडियस जो हो जाएगा, वलय के बाहरी त्रिज्या ये हो जाएगा 4 + 3/2 यानी 11/2 मीटर। ये चौड़ाई 4 मीटर और इसमें 3/2 जोड़ दिए, तो जोड़ लीजिए 4 जोड़ 3/2, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा बटा 2। तो इस तरह से ये हो गया 11/2 बाहरी त्रिज्या, और अंदर की त्रिज्या जो है वह कितना है, 3/2 है। तो ये जो आयतन हुआ पाई आर गुने एच, ये तो क्षेत्रफल हुआ, इसमें एच से गुना कर दिए, इस वलय में जो मिट्टी लगेगा उसका आयतन हो गया। और कुआं का पाई आर स्क्वायर, कुआं चूँकि अंदर वाला त्रिज्या से लेना है, गुना एच। अब इसका एच मान लीजिए कैपिटल एच, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये का स्मॉल एच माने का कैपिटल मान लीजिए,
दोनों तरफ से पाई को हटा दीजिए। कैपिटल आर कितना है 11/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 3/2 का स्क्वायर। गुना हो जाएगा एच और ये हो जाएगा स्मॉल आर यानी 3/2 का स्क्वायर गुने इसकी एच जो है वह कितना है 14 मीटर है। तो इस तरह से अब इसको आप हल करेंगे, ये निश्चित रूप से आपको एच जो देगा वह वलय जो है इसकी ऊंचाई दे देगा। इसमें घबराना नहीं है, सवाल को बारीकी से समझिए, फिर से एक बार समझिए। मिट्टी को खोद करके बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, इस गड्ढे से इस कुएं से खोदते हैं, उसी के किनारे किनारे जो है चबूतरा बना देते हैं। ये चबूतरा गोल बन रहा है, रिंग के आकार का बन रहा है। तो इस चबूतरे में जो मिट्टी लगा वही मिट्टी कुएं से निकाला गया है, यानी चबूतरे में लगे मिट्टी का आयतन मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है वलय, यानी चबूतरा जो है यहाँ वलय के आकार का है, उसका आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो अभी आपको हमने बताया कि आयतन निकालने के लिए हम बेस का क्षेत्रफल यानी जो आधार है उसका क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो रिंग का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लिए हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुने ऊंचाई। ये आयतन हो गया, ये हो गया कुएं का आयतन। दोनों तरफ पाई है, कैंसिल कर दिए। कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या है 4 जोड़ 3/2 यानी 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर गुना एच। इधर जो है वह आर जो है कुएं का वह 3/2 है, इसका स्क्वायर गुने 14। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, एच का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुना एच बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 गुने 14। इसको घटाइए, 121 में से 9 चूँकि नीचे 4 ही है, एलसीएम हो गया 4। 121 में से 9 घटाए 112, 112 एच बराबर ये काट दीजिए 2 7 963/2 63/2। तो इससे अब हमारा एच का मान क्या हो जाएगा, देखिए एच बराबर 63/2 गुने ये भी कट जाएगा 4 दूनी 8 4 बटे 32 28 हो जाएगा। तो ये 28 अब कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इधर ऊपर में है इधर आ जाएगा नीचे। ये हो गया 7 9 63 और 7 चौका 28, ये 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9/8 सेंटीमीटर। अब भाग दे दीजिए, 8 एकम 8 1 10 8 एकम 8 2 20 8 दूनी 16 4 8 25 40 यानी कि 1.125 सेंटीमीटर ये चबूतरे की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी एक शेप दूसरे शेप में जा रहा हो तो उन दोनों का आयतन जो है वह क्या हो जाएगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लग रहा है। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर कर दें ताकि सबकी पढ़ाई होती रहे। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपको ये इस चैप्टर का वीडियो, आपको इस चैप्टर का क्लास होता रहेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद अभी भी 4 और 5 क्वेश्चन और है। लीजिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास जो है आपका 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है क्या है 15 सेंटीमीटर। एक बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये भी क्या है, बेलन है, बेलनाकार बर्तन है। यह बेलनाकार बर्तन जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को क्या चीज़ में बांटना है, ये देखिए, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। शंकु की ऊंचाई जो है आप h1 मान लीजिए, ऊंचाई h1 बराबर 12 सेंटीमीटर और शंकु की व्यास
डी जो है यहाँ अब R2 सीधे लिखिए ना, R2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ R1 कर लीजिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या जो है मान लिए R2, ये हो गया 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, शंकु वाले में अर्धगोला भी है। अर्धगोला जैसे आइसक्रीम आप खाते हैं सेम उसी तरह का है ये, ऐसे शंकु है और इसके ऊपरी सिरे पर ऐसे अर्धगोला भरा हुआ है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। देखिए तो अब ऐसे शंकु का आपको क्या करना है, संख्या निकालना है। स्टॉक आपका यहाँ है, इस स्टॉक में से ऐसे आपको आइसक्रीम बेचना है। तो ऐसे सवाल में क्या हो जाएगा, जो कुल इसका बेलन का आयतन होगा और शंकु के एक शंकु के आयतन से उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, शंकु की संख्या निकल जाएगी। तो अर्धगोला की इसका भी त्रिज्या वही होगा जो शंकु का होगा, तो ये भी R2 लिया जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु का की संख्या, शंकु में अब इंक्लूड है ये अर्धगोला भी, ये दिमाग में रखना है। संख्या बराबर शंकु की संख्या मतलब शंकु अब प्लस ये भी इंक्लूड है, बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन को हटाइए, आप भाग दे देंगे शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो शंकु और अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर, तो R है 6 तो 6 गुने 6, H इसकी ऊंचाई है 15। शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, तो शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई, R2 है 3 गुने 3, 3 गुने 3 और H इसका कितना है 12, अब प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई R3, 2/3 पाई R3, तो 3 है तो 3 का क्यूब, 3 3 9 का 27 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब ये जो देगा मान, वही मान जो है वह क्या हो जाएगा आपका आइसक्रीम से भरे हुए शंकु जिसमें अर्धगोला भी इंक्लूड है उसका आयतन। तो पाई से पाई काट सकते हैं लेकिन अभी रुक जाइए। ऊपर में क्या बचा ये देखिए, 6 गुने 6 गुने 15, तो ये हो जाएगा 15 छक 90 और 9 छक 54, 540 पाई। और नीचे ये 3 से 3 को काट दीजिए, ये 3 9 27 काट दीजिए। अब नीचे क्या बचा, 12 3 36 पाई, अब प्लस 9 दूनी 18 पाई। तो ऊपर में हो गया 540 पाई और नीचे में हो गया 18 और 36 54 पाई। पाई से पाई कटा, 54 दहाई क्या हो जाएगा, 54 दहा 540 यानी कि 10, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरतनी और ये ध्यान रखना है कि हमारा एक शेप जो दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा है वह कैसा है। यहाँ जो है बेलन में क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम भरा हुआ है। उस बेलन, अब बेलन का शेप ये हो गया, इसमें से जो आइसक्रीम निकाला जा रहा है वह आइसक्रीम ऐसे शेप में डाला जा रहा है, केवल शंकु में नहीं, शंकु के ऊपर भी ऐसे डाला हुआ है अर्धगोला। तो इस दोनों का आयतन हम इंक्लूड करेंगे एक आइसक्रीम के आयतन में, और पूरा आइसक्रीम जो टंकी आइसक्रीम से भरा हुआ है वही है। तो इसमें से निकाल के इसमें डालना है। तो कै गो शंकु बनेगा आइसक्रीम का ये निकालना है मेनली। तो इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ शंकु निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी बीमाएँ हैं 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इतना इतना वाला कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ सिक्का यानी क्वाइंस आपको निकालना है। तो लिखेंगे घनाभ की एल कितना है 5.5 cm, बी कितनी है 10 cm,
और H जो है वह है 3.5 cm। ये घनाभ हो गया। अब सिक्का जो है वह बेलनाकार होता है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आए तो 10 गो सिक्का रख के देख लीजिए, बेलन का शेप वह दे देगा। सिक्का चूँकि पतला होता है, ऊंचाई कम होती है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सिक्का जो है वह कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो सिक्का की क्या क्या दिया हुआ है, व्यास यानी D जो है 1.75 cm है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा वह 1.75/2 cm यानी 175/20 cm। 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 50 25, ये हो जाएगा 4। ये 5 चौका 20, कैसे काटे हम 20, यहाँ 200 होगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2, तो ये हो गया। फिर 5 7 35, 5 8 40, 7/8 cm हो गया, 7/8 cm। और 2 मिलीमीटर वाला मोटाई है। H जो है वह 2 मिलीमीटर है, यानी 2/10, 1/5 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई। H जो है वह क्या है, 2 मिलीमीटर है, यानी 2/10 सेंटीमीटर, यानी 1/5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, चूंकि स्टॉक कहाँ है, घनाभ है, घनाभ का आयतन बटा एक सिक्के का आयतन, एक सिक्का का आयतन। तो घनाभ का आयतन को क्या करेंगे, एक सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 5.5 गुने 10 गुना हो जाएगा 3.5। और सिक्का जो है बेलन के आकार का है, तो πr², इसमें भी पाई का मान नहीं दिया है, तो 22/7 r², r अभी निकाले हैं 7/8 गुने 7/8, r² हो गया। और H जो है 1/5 है। ये सब जो आंसर देगा रिजल्ट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब गौर कीजिए, बटा में इसमें नीचे में बहुत सारे बट्टा है, ये सब नीचे वाला क्या हो जाएगा, जंप मार के ऊपर आ जाएगा। एक लाइन इसको और हम लिखते हैं, 5.5 गुने 10 गुने 3.5 गुना, ये सब नीचे वाला ऊपर जाएगा, 7 गुने 8 गुने 8 गुने 5 डिवाइडेड बाई 22 गुने 7 गुने 7, यही बच रहा है। अब देखिए 7 से 1 7 तो कट गया, ये अब देखिए 7 से ये कटेगा, 7 5 35 दशमलव है तो 0.5। अब 11 से ये कटेगा, 11 5 55 और 11 दूनी 22, और 2 से कट जाएगा ये 4। अब जो बचा पहले उसको लिखिए, 0.5 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गुने 10 गुने 0.5 गुने 8 गुने 4 गुने 5, 8 गुने 4 गुने 5। अब ये देखिए क्या आंसर देता है, ये देखिए 0.5 है तो ये 4 हो जाएगा, इसे गुना करेंगे 4, इसे गुना करेंगे तो 2, 2 5 10 और 10 दाएँ 100 गुने 4 400। ये आप आराम से गुना कीजिए, 400 ही आएगा। हमने कैसे किया ये भी देख लीजिए। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो आधा से 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को तो 4 हो जाएगा, 4 का आधा, 8 का आधा 4, फिर इसे करेंगे तो क्या दे देगा 2, यानी अब मिला 10 गुने 2 गुने 4 गुने 5, तो 10 दूनी 20 चौका 80 पचे 400। तो इस तरह से 400 सिक्कों को पिघलाएंगे, तब जा कर के हमारा उस घनाभ का आयतन के बराबर होगा। तो इस घनाभ को पिघला करके सिक्का में ढालना है। तो इस तरह से कितने सिक्के बने, 400 सिक्के बने। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी जब भी समय मिले उस समय का सही इस्तेमाल कीजिए। कागज़ कलम ले करके देखिए क्लास को। क्लास जब भी आप अटेंड करते हैं अपने पास कागज़ और कलम ज़रूर रखिए। बिना कागज़ कलम के बैठेंगे केवल एक कहानी नहीं है कि सुन लिए हो गया।
खैर, एक बार में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट कीजिए, फिर जो है सेशन समाप्त होने के बाद वीडियो को फिर बार बार देखिए, और जहाँ जैसे हम साइड होते हैं या मिटाने के लिए अलग हटते हैं, वहाँ कुछ टाइमिंग का गैप हो जाता है, वहाँ आप वीडियो को रोक करके बाद में नोट कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, ये देखिए। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची। देखिए ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी दमदार है, इसलिए दम लगा करके इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। देखिए लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई को भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि समय जो है वह बीत जाएगा, वह वापस नहीं आएगा। परीक्षा देख ही रहे हैं अपने समय पर हो ही जा रही है। परीक्षा हो या नहीं हो, ये नहीं कि हम परीक्षा के लिए केवल पढ़ रहे हैं, हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा समय है खाने पीने, घूमने, सोने, बैठने में तो बीत ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर पढ़ाई भी जारी रहे तो हमारा काम आसानी से चलता रहेगा। फिर आगे जा कर के हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो पीछे नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी जो है वह रेत से भरा हुआ है। तो बेलनाकार बाल्टी है, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h वह है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है r वह है 18 सेंटीमीटर। इसमें रेत भरा हुआ है यानी बालू। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, यानी बेलन का आयतन मतलब शंकु का आयतन बराबर। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई, अब इसको कैपिटल H ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को स्मॉल h, किसी को कैपिटल H, किसी को H1 H2 जो मन करे आप ले सकते हैं, उस वह कोई मानी नहीं रखता। जो निकालना है उस पर ध्यान रखिए। 24 सेंटीमीटर। तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R1 ले लीजिए, चाहे R कैपिटल R ले लीजिए, ये निकालना है। और स्लेंट हाइट, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है L। ये दो चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो पहले तो हम H निकालेंगे और उसके बाद हम L निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंकुआकार ढेरी का आयतन, ये आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बस और कुछ नहीं है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, इसका R क्या लिए हैं कैपिटल H, और इसकी ऊंचाई क्या लिए हैं R, तो कैपिटल, ये त्रिज्या जो है वह कैपिटल R और ऊंचाई जो है H लिए हैं। ठीक है, बेलन का हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या R लिए हैं तो R² और इसकी ऊंचाई H लिए, दोनों तरफ से पाई कैंसिल कीजिए। ये शंकु का आयतन, ये बेलन का आयतन। अब वैल्यू रखेंगे तो 1/3, कैपिटल R नहीं मालूम है, कैपिटल H 24, स्मॉल r 18 और स्मॉल h 32 हो गया। अब ये 3 वटे 24, तो R² बराबर 18 गुने 18 गुने 32 और ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 चौके 32। तो इससे हमारा R क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 18 गुने 18 का वर्गमूल 18 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 36 सेंटीमीटर। एक तो आंसर निकल गया। हमें क्या निकला, ये शंकु की त्रिज्या निकल गई कितनी 36 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालना है, चूँकि L² बराबर होता है H² प्लस R²। तो L नहीं मालूम, H यहाँ शंकु का H कैपिटल H लिए थे हम H,
तो कैपिटल H भी आप कर सकते हैं, कैपिटल R भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 का स्क्वायर अब प्लस 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 24 का 576 और 36 का स्क्वायर कर दीजिए। 36 के 6 में 3 6 का 18 36 3 39 का 9 में 3 3 3 9 3 1296। कितना आ गया 1296। जोड़िए 6 6 ये L स्क्वायर हुआ, तो 6 6 12 10 7 17 और 12 5 17 1872, इसलिए L जो हो जाएगा L ये रूट अंडर 1872। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इस पर भी चर्चा हम लोग कर लें। या तो सीधे सीधे आप डेसिमल में इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या इसका गुणनखंड करके आप कुछ पार्ट को बाहर निकाल लें और जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको रूट के अंदर रहने दें। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो 1872 है, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 234, फिर 2 से करेंगे 117। अब 3 से अब 2 से नहीं लगेगा, 3 3 9 और 3 9 27 और 3 से 13। अब 13 जो है अभाज्य संख्या आ गया, तो जोड़ा लगाइए, तो 2 दूना 4 3 12 रूट 13, यानी हो जाएगा 12 रूट 13 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर निकलेगा। 2 आंसर निकालना था, दोनों हमारा सही आ गया। यानी शंकु की त्रिज्या निकालनी थी 36 सेंटीमीटर आ गया, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी थी 12 रूट 13 आ गया। तो आपको बार बार कहा जाता है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक आप मेहनत कीजिए। मेहनत का मतलब क्या, ये अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई लिखाई पर लगाइए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में मेहनत कीजिए। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन अभी 2 और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी है और यह पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चलिए कोई बात नहीं है, नहर के बारे में पहले लिखिए। नहर की चौड़ाई B बराबर 6 मीटर, H बराबर 1.5 मीटर, लंबाई नहीं मालूम। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखिए ये नहर में पानी दौड़ रहा है, 1 घंटे में पानी का चाल जो है वह दिया हुआ है। पानी का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर। तो 30 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 का आधा दिया हुआ है, इसलिए सीधे आप 5 किलोमीटर भी आधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पानी के लिए हमारा L जो हो गया वह क्या हो गया, 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर हो गया। तो पानी का आयतन अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस पानी को करना क्या है ये देखिए, पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करना है और सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर सिंचाई की गई पानी की ऊंचाई, सिंचाई की गई पानी की ऊंचाई, ये H कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी 8/100 मीटर, ये ध्यान रखना। यानी 4 दूनी 8, 4 से 25, इतना मीटर हमें पानी लगाना है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो सिंचाई की गई पानी का आयतन, सिंचाई की गई पानी का आयतन यही होगा नहर से निकले हुए पानी का आयतन बराबर नहर से
निकले पानी का आयतन। स्वाभाविक है, जो नहर से पानी निकलेगा वहीं पानी खेत में जाएगा, सिंचाई उसी से होगी, पानी का आयतन। अब क्या करेंगे, सिंचाई की गई पानी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ, इसलिए क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और ये LBH हो जाएगा। तो क्षेत्रफल गुने ऊंचाई अभी दिखे हैं हम लोग 2/25, और L है कितना 6, B है कितना, L है नहीं, L यहाँ निकाले हैं 5000, L जो है वह कितना है 5000, B जो है वह है 6, और H जो है वह है 1.5। अब इससे क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 5000 गुने 6, कोई से गुना कर लीजिए, 6 डेढ़ 9, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 2, ये 2 से कटेगा 2500। अब ये जो होगा क्या आएगा, ये देखिए, चूंकि सब यूनिट जो है मीटर में है, इसलिए ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या चीज़ में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब सबको गुना कीजिए, 25 को 25 से गुना कीजिएगा, क्या लिखते हैं, तो 625, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 625, 25 को 25 से गुना किया 625, 2 0 और गुने 9 मीटर स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 900, 900, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22, 9 6 54, 2 56, तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर। यदि इसको आप हेक्टेयर में बदलना चाहें तो 10,000 मीटर स्क्वायर से भाग दे देंगे तो इतना हेक्टेयर भी हो जाएगा, यानी 56.25 हेक्टेयर भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे काम करना है, बस पानी जहाँ बहता हुआ हो वहाँ लंबाई उसका नहीं दिया गया रहता है, तो वहाँ उसके स्पीड से, यानी उस स्पीड और टाइम से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी चाल इतनी है तो इतने समय में यह कितना दूर पानी बहेगा, वह उसकी लंबाई ले ली जाती है और वैसे उसका आयतन निकाला जाता है। तो इस तरह से पानी का आयतन जो नहर में बह रहा है वह, और पानी का आयतन जो खेत में लगा वह, दोनों बराबर होगा। और खेत का चूँकि लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पर सीधे क्षेत्रफल लिख लेंगे और ऊंचाई ले लेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी कारगर हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच गया 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए। कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी है को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ता है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी बन रहा है। यदि पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए, इसमें भी वही चीज़ होगा, पाइप से जितना पानी आएगा वहीं टंकी में जाएगा। तो पाइप के द्वारा बहा गया पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। अब पाइप में चूंकि दौड़ रहा है, इसलिए पाइप की हम पूरी लेंथ निकालेंगे कि उतना पानी कितने लेंथ में पाइप के अटेगा, और चाल दिया हुआ है, उस चाल से हम समय काउंट कर लेंगे। आइए इसको करते हैं। कह रहा है खेत में बनी व्यास वाली बेलनाकार टंकी है। बेलनाकार टंकी का व्यास जो है वह दिया गया है कितना, 10 मीटर। टंकी का व्यास 10, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। ये ध्यान रखिए, बेलनाकार टंकी का त्रिज्या आर कैपिटल ले लीजिए, चूंकि पाइप में भी फिर हमको काम करना है। गहराई, बेलनाकार टंकी की गहराई कैपिटल H ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर। पाइप का व्यास 20 cm, इसलिए पाइप की
त्रिज्या, इसको स्मॉल आर ले लीजिए, 10 cm बराबर 1/10 मीटर। क्योंकि 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 1/10 मीटर। पानी का चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम पाइप की लंबाई निकालें कि ये जो टंकी भरने के लिए पानी चाहिए वह कितने लंबे पाइप में अटेगा। तो इसके लिए हमें पाइप का आयतन और बेलनाकार टंकी का आयतन दोनों बराबर करना होगा। तो लिखेंगे पाइप में बहे पानी का आयतन। तो पाइप में बहे पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। तो पाइप जो है वह कैसा है, बेलनाकार है, पाई r²h। टंकी जो है वह कैसा है, बेलनाकार है, पाई r²h। ये अब दोनों को बराबर पहले कीजिए, पाई से पाई हटाइए। पाइप की रेडियस जो है वह 1/10 है, तो 1/10 गुने 1/10 h। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है 5, तो 5 गुने 5 गुने h। कितना है ऊंचाई, पाइप का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास R हो गया, h 2 मीटर है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। h हमारा हो जाएगा 5 × 25 दूनी 50 है, उधर जाएगा 100, यानी 5000 मीटर। सब चूँकि मीटर में है इसलिए 5000 मीटर, यानी कि आपका ये आ गया 5 किलोमीटर। ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर। पाइप की लंबाई हो गई 5 किलोमीटर। अब एक्चुअली यहाँ पाइप की लंबाई से मतलब है कि उतना दूरी पानी को तय करना है जो स्पीड दिया हुआ है उससे। तो अब यहाँ चाल जो है वह क्या है, ये दिया हुआ है, ये दूरी हो जाएगा, इसलिए दूरी बराबर हो गया आपका 5 किलोमीटर। यहीं आ जाइए, हो जाएगा। चाल दिया हुआ है ये, इसलिए समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 5 किलोमीटर और चाल है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए समय जो हो जाएगा ये घंटा में हो जाएगा। तो 5/3 गुने 60 मिनट में हो जाएगा। तो ये 20 या 60, 20 बचे 100 और 100 मिनट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पानी वाला, पाइप वाला, कुएं वाला, नहर वाले सवाल को करेंगे। यहाँ जो दूरी होगा वहीं लेंथ का काम करेगा, और यहाँ दूरी और चाल दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा या चाल दिया रहेगा, जो दिया रहे और जो नहीं दिया रहे उसी से हम लोगों को इसको काम को करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चाल दिया गया रहे तो उसकी लंबाई पाइप का या नहर का या नाला का हम कैसे निकालेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पूरे के पूरे प्रश्नावली 10.3 को कंप्लीट कर लिया। तो आप बने रहिए अपने चैनल नाइस एकेडमी पे, आपके हर सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।